बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका आज का हमारा लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। आज उसका सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे कि पढ़ा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ जो टर्म्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होती हैं उनका क्या मतलब है, उनकी हमने डिटेल पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा तो उसको आप देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में फ़र्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपको उस पार्ट में कोई बात समझ नहीं आई या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वीडियो का सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ हमने टर्म्स डिस्कस कर ली थी, हमने जस्ट टर्म्स के नेम डिस्कस करिए थे, जिसमें हमने बोला था वेपोराइजेशन चैम्बर, के बाद हमने आयोनाइजेशन चैम्बर और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमीटर करंट स्ट्रेंथ और कंपैरिजन विद C12। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम इनको उन्हीं टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट हमारा जो चैम्बर होता है उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपोराइजेशन चैम्बर के बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दी थी, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वेपोराइजेशन चैम्बर में हम क्या करते हैं जी, सैंपल लेते हैं। सैंपल कोई भी हो सकता है, मैं पहले भी हमने डिस्कस किया था, सैंपल कोई भी हो सकता है, वो कोई एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है और वो कोई मिक्सचर भी हो सकता है। तो सैंपल क्या होता है, सैंपल कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस जिसे हम एनालाइज करना चाहते हैं, जिसका एनालिसिस करना चाहते हैं। अब एनालिसिस क्यों चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस का, मीन्स अगर हम उसमें आइसोटोप्स को सेपरेट करना चाहते हैं, किसी का एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें नहीं पता, या हम कोई अननोन सब्सटेंस है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या है, तो उसके लिए उसको हम एज ए क्या लेते हैं, सैंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सैंपल लिया है, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में है, चाहे वो मिक्सचर फॉर्म में है, चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में है, तो हमने उस सैंपल को क्या करवाना है, उसको चेंज करवाना है वेपर्स में। वेपर्स में चेंज करवाने का क्या मतलब है कि अगर आप हमारा जो सैंपल लिया है हमने वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, तो हमने उस सैंपल को पहले किस में कन्वर्ट करवाना है, वेपर्स में। जिस चैम्बर में हम सैंपल को जो हमने सॉलिड या लिक्विड लिया है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन चैम्बर। तो वेपोराइजेशन चैम्बर की वर्किंग क्या है कि सैंपल को वेपर्स में चेंज करवाना। जब हम वेपर्स में चेंज करवा लेते हैं तो उसका हम जो प्रेशर है उसको इस चैम्बर में प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, 10 की पावर -7 to 10 की पावर -6 स्टार, वेरी लो प्रेशर। अब यहाँ पे हम प्रेशर लो क्यों रखते हैं, प्रेशर लो रखने का मकसद ये होता है कि हमने ये जो वेपर स्टेट में हमारे पास सैंपल आ गया, हमने नेक्स्ट उसे लेके जाना होता है आयोनाइजेशन चैम्बर में। तो वेपर यहाँ पे प्रेशर लो रखने का मकसद ये है कि हम इजीली वो हमारी जो वेपर्स हैं उनको हम आयोनाइजेशन चैम्बर में मूव करवा सकें, ट्रांसफ़र करा सकें। तो वेपोराइजेशन चैम्बर का वर्क क्या है, जस्ट सैंपल, जो भी हमने सैंपल लिया है, कौन सा सैंपल हो सकता है, वो एनी सब्सटेंस हुज एनालिसिस रिक्वायर्ड। हम क्यों एनालिसिस करना चाहते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको हमने किस में करवाना है, वेपर स्टेट में। तो और एक ये बात याद रखनी है कि सैंपल को वेपर स्टेट में करवाना है, और सेकंड बात हमने इसमें क्या याद रखनी है कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 10 की पावर -7 to 10 की पावर -6 टॉर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें ये पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन की एक डायग्राम है। इसमें फर्स्ट पार्ट जो भी हमने डिस्कस किया हम जैसे उसको देखेंगे। जैसे कोई ये सैंपल है, सैंपल को हमने कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट
सैंपल जो था उसको हमने यहाँ पे क्या करवाना है, वेपर्स में कन्वर्ट। जब हम वेपर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे, लेकिन अभी भी ये सैंपल लेना हमने किस में है, वेपर्स में, नेक्स्ट आयोनाइजेशन में मूव करवाने के लिए। वेपर स्टेट में, ये हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ पे सैंपल किस में आ गया, हमारा वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में करवाने के बाद हमने वेरी लो रखना है प्रेशर, वो हमने पढ़ लिया पीछे। तो अब ये वाला जो सैंपल है यहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमारे आयोनाइजेशन चैम्बर में। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं, देन हम दोबारा वापस आएंगे इसी डायग्राम के नेक्स्ट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने ये करवाना होता है कि हमारे जो वेपर्स आए हैं हमारे वेपराइजेशन चैम्बर से, उन वेपराइजेशन चैम्बर से जो हमारे वेपर्स आए हैं उन वेपर्स को के ऊपर बम्बार्ड करवाना है हमने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी लिखा हो सकता है, या फिर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ जो होंगे मूवमेंट में, फास्टेस्ट मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ इस चैम्बर में, आयोनाइजेशन चैम्बर में, वो क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे वेपर से। तो इससे इस कोलिजन में या इस बम्बार्डमेंट में होगा क्या कि आपके ये जो वेपर स्टेट में जो आपके पार्टिकल जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वेपर स्टेट में आपके जो भी कंपाउंड्स हैं वो अब किस में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। यहाँ पे ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके मॉलिक्यूलर आइंस में। मॉलिक्यूलर आइंस हमने पहले पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर आइंस क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल अपना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे या गेन कर दे, कोई भी मॉलिक्यूल अपना अगर में से एक इलेक्ट्रॉन उसमें से लॉस हो जाए या उसका इलेक्ट्रॉन वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने क्या करना है कि हमने वेपर्स पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवानी है। उस बम्बार्डमेंट में हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर आइंस। अब जब मॉलिक्यूलर आइंस हमारे पास आ जाएंगे, नेक्स्ट हमने उनको क्या करवाना है, उनको करवाना है एक्सेलरेट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करनी है हमने उन्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर आइंस में तो आ गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्लेट्स होती हैं, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मीन जो डिफरेंस होता है उनके दरमियान 500 to 2000 वोल्ट्स तक होता है। वो ये इतना डिफरेंस इसलिए होता है ताकि जो आपके ये मॉलिक्यूलर आइंस हैं ये इजीली मूव कर सकें, एक्सेलरेट करवा सकें पॉजिटिव आइंस को। अब यहाँ मॉलिक्यूलर आइंस में जो पॉजिटिव आइंस बने होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स होती हैं इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। जब इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है तो ये वाले जो पॉजिटिव आइंस होते हैं, जो मॉलिक्यूलर आइंस में जो पॉजिटिव आइंस बने होते हैं, वो क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, शो करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की होती है, जो प्लेट्स होती हैं नेगेटिवली चार्ज, उनकी तरफ जब मॉलिक्यूलर आइंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं। जब इतना डिफरेंस होता है, वो जो प्लेट्स लगी होती हैं उनमें इतना डिफरेंस होता है, तो ये जो पॉजिटिव आइंस होते हैं ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। हमारा ये थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि फर्स्ट हमने क्या करवाया था, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करवाया था, फिर वेपर स्टेट में हम मॉलिक्यूलर आइंस में आए, फिर मॉलिक्यूलर आइंस में जो पॉजिटिव आइंस थे उनको हमने मूव करवाया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा 500 to 2000 वोल्ट्स टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आइंस। नेक्स्ट ये जब स्ट्रेट मूव करते हैं पॉजिटिव आइंस, तो नेक्स्ट होती है हमारी अप्लाई की होती है हमने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम ये होता है क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेट मूव करती हैं, एक्सेलरेट करती हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में। जब ये मूव करते हैं तो वह नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो क्या करवा देती है, ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनको सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, मीन्स थोड़ा सा बेंड करवाती है। जब वो बेंड होते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब ये जो फ्रेगमेंटेशन होती है, जब मॉलिक्यूल्स आइंस बनती हैं तो वो आइंस वेरी करते हैं अपने चार्ज टू मास रेशो। मीन्स जो आइंस बने हैं हो सकता है इन पे चार्ज जो एक दूसरे से उन पे चार्ज डिफरेंट हो,
हो, मैस उनका डिफरेंट हो। जब वो मैस डिफरेंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो जो आइंस हैं वो डिफरेंट डिफ्रेक्शन शो करते हैं। मींस वो डिफ्लेक्ट तो होते हैं, अपनी पोजीशन तो चेंज करते हैं। जितना जिस पे ज़्यादा चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, जितना जिस पे ज़्यादा चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाता है, वो उतना ज़्यादा सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और जितना जिस पे कम चार्ज होता है वो उतना कम डिफ्लेक्ट करता है, उतना कम सर्कुलर पाथ में मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड उसमें ज़्यादा उतना ही कम इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा जी इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर में हमने क्या करना होता है कि ये जो करंट स्ट्रेंथ्स बनी हैं, इन करंट स्ट्रेंथ में मीन्स जो आपके आए हैं पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, ये जो आइंस आए हैं इलेक्ट्रोमीटर ने उन में इसने क्या करना होता है, उन आइंस को कलेक्ट करना होता है। इसलिए इलेक्ट्रोमीटर को आइन कलेक्टर भी कहते हैं। अब आइन कलेक्टर का काम ये है कि रिकॉर्ड करना है, एक तो उन्हें कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद जितने भी आइंस आए हैं उनको डिफरेंट मैस टू चार्ज रेशियो वैल्यू डिफरेंट होती है। जब वो डिफरेंट होती है तो उनको डिफरेंट के बेस पे उनको एक रिकॉर्ड बनाना, उसको एक स्पेक्ट्रम उसका ड्रॉ करवाना कि कितनी जो भी आइंस आए हैं वो कितना डिफरेंट हैं, उनके मैसेस कितना डिफरेंट है और उन पे ऊपर चार्ज कितना डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारा, दोबारा पिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्या था, हमने वेपोराइजेशन चैम्बर, वेपर्स में आ गए थे। वेपर से हमने नेक्स्ट कहाँ पे लेके गए, आयोनाइजेशन चैम्बर में। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। वेपर स्टेट जो हमारी सैंपल है उसको और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट होती हैं हमारी नेगेटिवली चार्ज एक्सेलरेटिंग प्लेयर्स होती हैं। या क्या करती हैं, इनमें से पॉजिटिवली जो चार्ज आइंस होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब वो पॉजिटिवली चार्ज आइंस उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स की तरफ, तो ये फास्टली मूव करते हैं वहाँ से। जैसे ये फास्टली मूव करते हैं तो ये हमारा एरिया कौन सा होगा, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई थी इन प्लेट्स में और जो हमने डिफरेंस पढ़ा इनमें। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट अप्लाई किया हुआ। मैग्नेट फील्ड क्या कर रहा है, ये वाली जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको क्या करवा रहा है, बेंड करवा रहा है। इनको जब बेंड करवा रहा है तो इनका क्या काम है, अब बेंड ये किस में मूव कर रही हैं, सर्कुलर पाथ में। एक तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं, दूसरा ये डिफ्लेक्शन क्या शो कर, मीन्स आपकी जितना चार्ज जितना मैस होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वे में डिफ्लेक्ट होती हैं। जब ये डिफरेंट वे में डिफ्लेक्ट होती हैं मैस टू चार्ज के डिफरेंस पे, तो आपकी जो मैस स्पेक्ट्रम बनता है उसके लिए फिर लाइंस भी डिफरेंट शो होती हैं। तो इस तरह से जब जो कलेक्टर, ये कलेक्टर का काम क्या है, आपकी ये वाली जो आ रही हैं बीम्स या इलेक्ट्रॉन की, उन पॉजिटिवली आइंस की, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह दिया, पॉजिटिवली जो आइंस आ रहे हैं इनको क्या कर लेता है, कलेक्टर कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट में फिर उन्होंने इसने क्या करना है, एक हमें ग्राफ ड्रॉ करके देना है। फिर हमें इस ग्राफ की रेंज से पता चल जाता है जितना ज़्यादा जिसका मैस या जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, या तो उसकी उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइंस मिलेंगी। अगर एक ही चार्ज वाले पार्टिकल ज़्यादा हैं तो उससे हमें क्या पता चले जाएगा कि ये वाली जो हाइट ऑफ द पीक है ये हमें पता चल जाएगी। जितना ज़्यादा एक तरह के आइंस होंगे उनकी पीक उतनी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वो सेम एरिया, वो सेम उसमें डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो जो डिफरेंट होंगे वो डिफरेंट वे में डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो इस डिफ्लेक्शन से हमें जो मैस स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा, एक तो कि फ्रेगमेंटेशन कितनी हुई, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आइंस कितने बने। उसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो मॉलिक्यूल था वो स्टेबल था या स्टेबल नहीं था। उसके अलावा हमें ये भी पता चल जाएगा कि फ्रेगमेंटेशन से कि एक तरह के जो पॉजिटिवली आइंस हैं अगर उसकी अबंडेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होंगी, अगर उनकी अबंडेंस कम है तो उनकी जो आइंस ये पीक होगी वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या कम स्ट्रेंथ वाले इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस स्पेक्ट्रम, एक रिकॉर्ड आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिकली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ होती है वह है m/e मीन्स मैस टू चार्ज रेशो इक्वल h² r² over 2e।
हम पहले देख लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट किस किस को कर रहे हैं। m/e हमें पता है मास टू चार्ज रेशियो है। h², h यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मीन्स हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका हमारे मास टू चार्ज रेशियो में क्या इफ़ेक्ट आता है, मीन्स किस तरह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस आता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड से। r हमारा रेडियस है यहाँ पे पॉजिटिव आइंस का, जब वो सर्कुलर में मूव करते हैं तो वो रेडियस। और E यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर सकते हैं। मास टू चार्ज रेशियो मीन्स ये जो जितने भी पॉजिटिव आइंस जनरेट हुए हैं, ये जो भी आइंस बने हैं, ये इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स मास टू चार्ज रेशियो तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको चेंज करें अपनी मर्ज़ी से, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको चेंज करते हुए हम मास टू चार्ज जो रेशियो है, इसको जो रेडियस है पॉजिटिव आइंस का, उसमें चेंज ला सकते हैं। वो कैसे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस फैक्टर ने तो चेंज नहीं होना, ये तो फिक्स फैक्टर है। और अगर हम देखें इस फैक्टर का इन दोनों से रिलेशन, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस से वो देखें, रिलेशन देखें मास टू चार्ज रेशियो का, तो ये डायरेक्ट रेशियो है, ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका। अगर हम मीन्स मास टू चार्ज रेशियो ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड वो ज़्यादा फोर्स वो ज़्यादा हमें अप्लाई करनी पड़ेगी और वो ज़्यादा फोर्स को, उस फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। और इसी तरह से उनका रेडियस भी ज़्यादा होगा उन चार्ज पार्टिकल्स का, वो डिफ्लेक्ट भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर उन्हीं मास टू चार्ज रेशियो का अगर हम रिलेशन देखें हमारी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो ये हमारा क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। मींस एक चीज़ के बढ़ने से, अब अगर मास टू चार्ज रेशियो वाले पार्टिकल ज़्यादा हैं तो उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम फेस कर रहे होंगे। अगर चार्ज ज़्यादा, अगर कम वाले हैं तो वो उस डिफरेंस को ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। अब इसको तो हम, इस फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को चेंज करते हुए हम इसके रेडियस में चेंजिंग ला सकते हैं। मींस इसका पाथ हम चेंज कर सकते हैं, हमारे जो पॉजिटिव आइंस होंगे उनका। वो किस तरह से, क्योंकि ये रेडियस का हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इससे जो रिलेशन है वो इन्वर्स में है। मीन जो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है उनका आपस में रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स में होता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग करते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे तो ये जो रेडियस है ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फ़र्ज़ के हम ये वाली क्वांटिटी को क्या रखें, कांस्टेंट, अगर हम h की वैल्यू को कम करते हैं तो रेडियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। हमने ई वैल्यू को जो है कांस्टेंट रखना है। अगर हम एच की वैल्यू को ज़्यादा करते हैं और ई वैल्यू कांस्टेंट रहे तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाथ चेंज करवा सकते हैं हमारे पॉजिटिव आइंस का। इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लें और इसको चेंज करें तो ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जो भी चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं उनका आपस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं तो इनको आपस में चेंज करते हैं, ई की वैल्यू चेंज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा रेडियस बढ़ जाएगा हमारे पॉजिटिव आइंस का। अगर हम इस वैल्यू को कम करेंगे तो हमारे पॉजिटिव आइंस का रेडियस कम हो जाएगा। इस तरह से हम इन दोनों को, मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हुए हम डिफरेंट जो हमारे आइसोटॉप्स हैं, जो डिफरेंट चार्ज जो मास वालों हैं, मास टू चार्ज रेशियो वाले पार्टिकल्स हैं, उनके हम पाथ को भी डिफरेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी करंट स्ट्रेंथ। करंट स्ट्रेंथ मीन नंबर ऑफ आइन, अगर एक वही हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर एक तरह के नंबर ऑफ आइन ज़्यादा होंगे इट मीन्स के उनकी वजह से जो करंट स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। जब एक तरह के नंबर ऑफ आइन ज़्यादा होंगे, एक वैल्यू के ज़्यादा होंगे, तो उनसे क्या होगा, करंट ज़्यादा जनरेट होगा। मीन्स जो आइन कलेक्टर है उनको वो ज़्यादा कलेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी हाइट जो है, पीक की जो हाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा जी कंपैरिजन विद C12। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर हम एग्जैक्ट मैसेज चाहते हैं, मीन्स अगर हम फाइंड करना चाहते हैं आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मैसेज, तो हम ये क्या करते हैं, इसको कंपैरिजन करवा लेते हैं उन पीक्स को कार्बन 12 से। लेकिन ये होगा कैसे, इसमें करना ये है
कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अगर हम फ़र्ज़ करें कि ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट के लिए हमने परफॉर्म किया है, तो उसको एक तो हमारे पास वो रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर सेम एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशंस यूज़ करते हुए हम कार्बन 12 के साथ परफॉर्म करेंगे। फिर कार्बन 12 के साथ जो हमारे रिज़ल्ट आएंगे उन पीक्स को, और जो हमने जो भी सैंपल लिया था उसके साथ जो हमारे रिज़ल्ट आए उनको कंपैरिजन करवा लेंगे। फिर उसके नतीजे में हमें पता चलेगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास, जो अगर हम आइसोटोप्स का फाइंड करना चाहते हैं तो उससे हम रिलेट करवा लेंगे पीक्स को। नेक्स्ट है जी यूजेस क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। एक तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें बता देती है कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, क्योंकि मासेस डिफरेंट होंगे। जब मास डिफरेंट होंगे तो हमारे पास डिफरेंट पीक्स ऑब्जर्व होंगी स्पेक्ट्रम में। जब डिफरेंट पीक्स होंगी तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आइसोटोप्स उस मॉलिक्यूल के या उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कितने हैं। उसके अलावा हमें रिलेटिव एटॉमिक मास हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीन्स एक दफ़ा हम वही एक्सपेरिमेंट जिस सैंपल के साथ करवा रहे हैं उसको करवाने के बाद नेक्स्ट हम वही कार्बन 12 के साथ करवा के उससे हमें ये पता चल जाता है उस कंपेरिजन से रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है। इसके अलावा रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी हम फाइंड कर सकते हैं। आइसोटोपिक मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स की जो आइसोटोप्स हैं उनका भी मास फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास, ये हमने पहले नहीं पढ़ा, ये हमारे लिए न्यू टर्म है, तो इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, मीन्स अगर कोई अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता वो कौन सा कंपाउंड है, तो उसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से उसके रिजल्ट्स लेके उसके स्पेक्ट्रम से हम फाइंड आउट करवा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व हैं, उनके मैसेज को देखते हुए। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, मीन्स अगर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है तो उसके मॉलिक्यूलर मास की भी हो सकती है। मीन्स एक एलिमेंट का मास भी फाउंड आउट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास भी, एटॉमिक मास भी और मॉलिक्यूलर मास भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है फोरेंसिक साइंस में। फोरेंसिक साइंस में किस तरह से ये यूज़ होती है, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए हमें जो सैंपल चाहिए होता है ना वो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। मीन्स अगर हम 10 की पावर -12 मीन्स एक 1 ग्राम का 12th पार्ट भी अगर हम लें तो उतना हम सैंपल भी लें तो उससे भी हम अपना ये रिजल्ट शो करवा सकते हैं। उससे भी इतने सैंपल से भी हम ये इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। हम ये होगा कि इससे हमारे फॉरेंसिक साइंस में ये किस तरह से हमें हेल्पफुल होगा। मीन्स अगर हमें क्राइम सीन से अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मिला है जो बहुत ही स्मॉल है, कोई फाइबर है या कोई भी छोटी चीज़ है बहुत ही स्मॉल है, तो उसको भी हम और जिसका हम पे मीन्स इवन के मीन्स अगर कोई जैसे फाइबर होता है, वो फाइबर अगर हमें को मिला है और हमें अगर किसी पे ऊपर सस्पेक्ट है, मीन्स अगर हमें जानना है कि अगर हमें किसी पे शक है कि ये इन्वॉल्व हो सकता है इस सीन में, तो उसके क्लॉथ्स के फाइबर से और उसके फाइबर को भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से ऑब्जर्व कर सकते हैं और नेक्स्ट फिर हम उनकी पीक्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह की आइडेंटिफिकेशन में भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री हेल्पफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट आपको अगर कोई इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करने के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जी, थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह।